दीपक रंजन जी, सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तमाम कोशिशों के बाद भी आप उसका विजय रथ रोक नहीं पा रहे हैं दीपक जी। और पिछले लोकसभा चुनाव में आप मायावती के साथ थे, लेकिन इस बार तो बात बन नहीं सकी है। भीम आर्मी को क्या लगता है कि आप बसपा के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जिस वोट बैंक के लालच में आप मायावती के पास गए थे, उसकी पूर्ति अब भीम आर्मी से हो सकती है? देखिए मानस भाई, सबसे पहले तो मैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर रावण जी को मैं जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। एक अच्छी खबर है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे कल, किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गोली चल रही है। इनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और मानस भाई देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन किसका विकल्प है। आज की तारीख में सारे विपक्षी दल एक होकर के और जनता की आवाज बन करके ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार से हटाना चाहते हैं। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय शरद शरद भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मेरे भाई शायद ये भूल गए कि जब मंत्रिमंडल का लिस्ट आई थी तो उसमें नाम के आगे जाति लिखी गई थी। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा डालने की कोशिश की। और मैं तो हम तो ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से हटने जा रही। जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी तुष्टीकरण और राजनीति का ध्रुवीकरण खत्म होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल इनके नाकामी के रहे। और देखिए हम सब लोग मिलकर के, उसमें रावण जी भी हैं, उसमें हम लोग तो आदरणीय मायावती जी की भी पार्टी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि पिछले 9 साल से हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते सीधे सीधे दिखती। बहन जी ने भी उसमें रही है। तो आज जब समय आ गया है जनता की आवाज बनने का, जनता आज पुकार रही है कि सारे लोग एकजुट होकर के कम से कम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को निजात दिलाए। क्योंकि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं मानस भाई, अगर मैं बताने लगूंगा तो शायद डिबेट का टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि विपक्षी एकता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट है। अभी हमारे भाई शरद भाई कह रहे थे, शरद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अब तो मुस्लिम भी हमारे साथ है। तो क्या आज से साल 6 महीने पहले मुस्लिम इनके साथ नहीं था? फिर ये क्यों ये नारा देते थे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास? क्या सबका साथ सबका विकास में जो है आदर मुस्लिम समाज सभ्य समाज के लोग नहीं आते थे? मैं आदरणीय शरद भाई से पूछना चाहता हूँ, अब ये बात इनको क्यों कहने को आ रही? 9 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, 6 साल से ये उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। पहले इनको क्यों नहीं याद आया कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो देते हैं ये, लेकिन इसके मतलब कि पहले सबका साथ सबका विकास जब है ये लेकर के नहीं चलते थे ये। तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि देखिए 9 साल में इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। अब जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे, कितना बरगलाने का काम करेंगे। और अब जनता इनके झूठ और छलावे में आने वाली नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया इनको केंद्र से हटाने का, क्योंकि मानस भाई जो सरकारें बटन दबाने से आती है वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी। और अब जनता वोटिंग डे का इंतजार कर रही है कि किस दिन हमको वोट डालने का हमको अधिकार मिले। और मैं मजबूती के साथ हिंदुस्तान की जनता वोट दबा करके हिंदुस्तान से इनको उखाड़ फेंकने का काम करे। जी मानस भाई। जी, जयप्रकाश। दीपक जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों की सियासत हर सियासी दल के लिए मजबूरी, इससे ना आप इनकार करेंगे ना हम इनकार करेंगे, जब टिकटों का तब बंटवारा होता है उस वक्त भी जातियां देखी जाती है, आपको लगता है कि भीम आर्मी अब उस स्थिति पे पहुंच चुकी है जहां पर वो अब आपके लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपको भी उसका वोट बैंक चाहिए, दलित वोट बैंक चाहिए? देखिए मानस भाई, समाजवादी पार्टी सदैव सभी धर्मों का सम्मान करती है, किसी जाति धर्म में किसी को बांटने का काम नहीं करती। और विकास का काम जो करती है समाजवादी पार्टी, हमारा प्रमुख एजेंडा है विकास, डेवलपमेंट। समाजवादी लोग विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे बड़े भाई शरद त्रिवेदी जी बोल रहे थे, ये विपक्ष के गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है। मैं चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल पे बोल दे कि आगे आने वाला 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ने जा रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज गठबंधन को लेकर के, विपक्ष की गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है ये, इतने ज्यादा जो है ये व्याकुल हो गए हैं। आज आपके सम्मानित चैनल पे क्या शरद भाई ये बोलने का काम करेंगे कि आगे आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे लड़ने जा रही है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ शरद भाई कि दूसरे के गठबंधन को लेकर के तो इतने परेशान है। और ये दलित राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ये उसी पूर्व राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं जब सदन का उद्घाटन होता है संसद भवन का, तो ये उनको शिलान्यास से बुलाने का काम नहीं करते। और जब उसका उद्घाटन होता है तो उनसे उद्घाटन में देश की प्रथम नागरिक महिला जो है, जो आदिवासी जात से आती है, अति पिछड़ी जात से आती है, उनसे उद्घाटन करना तो दूर मानस भाई, उनको ये लोग बुलाने का काम भी नहीं करते।
और अभी एक ही 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर की बात है। मैं हम वो फोटो और वो वीडियो देख करके हम लोग का मन बड़ा विचलित हो गया कि देश के प्रथम नागरिक जो आदिवासी समाज का आदमी है, उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, बैरिकेडिंग लगा करके वो मंदिर के बाहर है। और जो इनके जो रेल मंत्री हैं, अभी जो आपने देखा होगा बलासोर वाला क्या कांड हुआ, नैतिकता के आधार पर उन्होंने खैर इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन वो अंदर जाकर के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और देश के प्रथम नागरिक और देश आदिवासी जाति महिमा मंडल तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन क्या उनको सम्मान देने का काम किया है लोगों ने? जगन्नाथ मंदिर में क्या राष्ट्रपति महोदय को अंदर नहीं जाना चाहिए था? और वहां के पुजारी से जब आपके लोगों ने, आपके चैनल वालों ने पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम लोग साल भर में किसी एक को मुख्य अतिथि बनाते हैं और उसको हम लोग अंदर बुला करके उससे पूजा कराते हैं। अरे बताइए क्या विडंबना, किस देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कि अगर उसमें भी जो भाई देश के प्रथम नागरिक है मानस भाई, या आप भी जानते होंगे, शरद भाई भी जानते होंगे, उसका अधिकार है कि देश के प्रथम नागरिक उसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि कहीं पर भी पहुंचे कि बड़े से बड़ा मुख्य अतिथि अगर होगा तो पहले प्रोटोकॉल के तहत पहले उसको आगे करने का काम होगा। लेकिन आपने देखा होगा अभी जगन्नाथ मंदिर जो है, जो दिल्ली में जो है, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके, बांस की बैरिकेडिंग लगा करके, बैरिकेडिंग के पीछे उनको रखा गया और मंदिर के पीछे जो है वो जो अश्वनी वाजपेयी जी जो है वो दर्शन कर रहे हैं मूर्ति के पास। ये कौन सा, ये दलित समाज को जो है ये सम्मान देने की बात करते हैं? आज की तारीख में दलित समाज अपने आप को जितना ज्यादा जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है, जितना अपने आप को ठगा और छैला महसूस कर रहा है इनके राज में, आने वाले समय में दलितों ने पूरी तरीके से मन बना लिया इनको जवाब देने की। हमारे आप साथ पूछेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पूछूंगा सवाल। ये जो पूछिए बिल्कुल इनसे कि क्या बिना गठबंधन, आपके समानी चैनल पे बोल दें, इतना बड़ा चैनल जो पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है, इसमें बोल दें कि जो है ये आगे आने वाला चुनाव लोकसभा का जो है 2024 का भारतीय जनता पार्टी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पे लड़ने जा रही है। तो गठबंधन तो देखिए सभी सियासी दलों की मजबूरी है इस समय, और देखिए अभी समाजवादी अभी पार्टी को अभी इसके लिए अभी ना नहीं नहीं, अभी देखिए इन्होंने मानस भाई, अभी इन्होंने कहा ना, अभी इनको ये विपक्ष के गठबंधन, विपक्ष एकता को लेकर के बड़े विचलित हैं, बड़े परेशान हैं ये लोग। अपना गठबंधन बता देंगे, ये नहीं, दो बता रहे जुलाई हैं इसमें गठबंधन। को एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर भी होगा बीजेपी का, एनडीए का। उसमें हम लोग देखेंगे कितने लोग जुटते हैं। फिलहाल हमारे है दीपक रंजन जी से एक सवाल ले लेते हैं। दीपक जी, जिसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, चर्चा भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति ने दरअसल विकास को सही ढंग से होने नहीं दिया। जिस पैटर्न पे कभी मायावती चली थी, उसी पैटर्न को कामयाब होता देख करके आपने भी वही किया। आपके भी मंच पर 2017 से पहले किस तरह से शंखनाद होने लगा था, किस तरीके से वहां पर ब्राह्मणों को बुला करके शंख फुकवाए जा रहे थे, किस तरह से सवर्ण जातियों का महिमा मंडन हो रहा था, क्योंकि आपको लगता था कि आसान रास्ता है, अगर पिछड़े के साथ सवर्ण आ जाएगा, कुछ मुस्लिम वोट बैंक मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आप उस पर कामयाब भी हुए। तो आप तो दूसरों को कहते हैं, आप तो खुद भी वही करते रहे। देखिए शरद भाई ने अभी पीडीए का जिक्र किया, ये सही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक फॉर्मूला निकाला है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन पिछड़े से हमारा मतलब ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े, पिछड़े वो है जो किसी वर्ग, किसी समाज से आते हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिनको सरकार ने पिछड़ने का काम किया है, वो मेरे लिए पिछड़े। वो पीडीए में पी का मतलब उसके लिए ये दीपक है। जी, मेरा बहुत और सीधा सवाल है। अभी दीपक जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है कि जो काम मायावती ने किया, जिसके लिए वो हाशिए पर चलेगी, काम तो आपने भी वही किया। तो आप अपने काम को जायज कह रहे हैं, आप बीजेपी के काम को नाजायज कह रहे हैं। आपने भी तो वही किया, आपने भी तो शंख फुकवाए ना। देखिए मानस भाई, हमने तो सभी, अगर हमने संघ फुकवाया तो हमने मस्जिदों में भी काम कराया, हमने हर वर्ग, हर समाज में जा करके हम लोगों ने जो है वहां पे काम करने का काम किया। अब आप देख लीजिए, चाहे वहां पे भजन वाला हॉल बनाओ आपके अयोध्या में, किसने बनाया था? समाजवादी सरकार की देन है, क्योंकि समाजवादी सरकार हर वर्ग को लेकर के चलने का काम करती है और हर वर्ग के लिए विकास के रास्ते खुले रखती है समाजवादी सरकार। और अभी हमारे भाई जो है कह रहे थे, शरद भाई कह रहे थे, मुस्लिम भाइयों के लिए बता रहे थे कि मुस्लिम भाई बहनें जो है वो यहाँ पर बहुत सुरक्षित है और बहुत, अगर वो इतने ज्यादा वो है, तो आप बताइए आपकी सरकार में भी आदरणीय मोदी जी जब वहां गए, यूएस गए, तो सिर्फ 37 सेकंड का क्वेश्चन उनसे पूछा गया, सबरीना सिद्दीकी ने सिर्फ 37 सेकंड का क्वेश्चन उनसे पूछा और उसका जवाब दो टेलीप्रॉम्प्टर ले जाने के बावजूद भी उसका 37 सेकंड का जवाब नहीं देता। और आज सबरीना सिद्दीकी को इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ट्विटर से, अपने अकाउंट से, अपने फेसबुक के अकाउंट से उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्या मानस भाई, पत्रकारों की कोई जांच होती है? कोई जांच होती है पत्रकारों की? उसको मुस्लिम पत्रकार कह करके उसको संबोधित किया जा रहा है, उसको पाकिस्तानी पत्रकार कह करके संबोधित किया जा रहा है। ये भूल गए अपने प्रज्ञा ठाकुर की बातें, ये भूल गए अपने गिरिराज सिंह की बात।
भूल गए अपने अमित शाह जी ने क्या कहा था मुस्लिम के लिए, ये भूल गए अपने सांसद जब उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मीटिंगों में मुसलमानों का नाम बुलाया जाए। ये भूल गए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था कि हिंदू भाई अपने घरों में छुरी चाकू को धार दे करके रखें। और ये भूल गए अभी उत्तराखंड का अभी हालिया वाकया है कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुसलमानों को बकायदे चस्पा करके स्टिकर लगा करके कहा जा रहा है लव जिहाद के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके उनको उनके गांव से, उनको उनके शहर से भगाने का काम किया जा रहा है। ये भूल गए सारी चीजें। जब इनसे कोई सवाल पूछ लेता है 9 साल में, पूरे 9 साल में इनसे एक सवाल सीधे पूछा गया, उसका भी जवाब मोदी जी बिल नहीं दे पाए। और यहाँ पर आकर के बात करते हैं महंगाई की, बात करते हैं मध्य प्रदेश में भी 2 दिन पहले ही थे, और जहां पे गारंटी ले रहे थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपके मध्य प्रदेश में ही व्याप्त है, आप वहीं से शुरुआत कर लीजिए ना। जब मानव जी, जब इनका एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के पूछता है कि ऐसी कौन सी योजना है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं और उनसे कहें कि इससे महंगाई कंट्रोल होगी, तो ये उसका क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमने डाटा 20-30 डाटा महीने का देते हैं, तो 250 रुपए में देते हो, यही पहले 5,000-6,000 का दिया था। अरे डाटा आदमी खाए, उससे अपना पेट भर ले। और जो ये कह रहे थे कि पूरे, अभी शरद भाई कह रहे थे पूरे देश में महंगाई दर सबसे कम जो है हिंदुस्तान की है। अरे शरद भाई, वहां पर वो $1 से काम चला लेते हैं जिसके लिए हमको 83 रुपए देना पड़ता है। आज महंगाई कहां पर है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आप कोई बात नहीं कर रहे हो। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, सारी बातें आपने कर ली। और मैं एक लाइन से आपसे मानस भाई कहूंगा कि अल्लाह वालों, राम वालों, पहले अपने मजहब को सियासत से बचा लो, और मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले नफरत से टूटे हुए घरों को तो बना लो। ये सिर्फ नफरत चलाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हम दीपक भाई, एक आखिरी सवाल, समय का अभाव, एक